हेलो। हेलो। कौन बोल रहा है? मन, मैं कुंती बोल रही हूँ। मैंने ये जानने के लिए तुम्हें फोन किया है कि तुम स्वीडन कब जा रहे हो? कुंती, तुम्हें मेरा मोबाइल नंबर किसने दिया? पुष्पा ने दिया। जानते हो मन, अब ये सोच सोच के कि मेरा कर्ण मुझे वापस मिल जाएगा मैं बहुत बेसब्र हो रही हूँ। सोते जागते बस मैं यही सोचती रहती हूँ कि कर्ण मेरे पास कब आएगा। कुंती, इतना बेसब्र होने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा धीरज रखो। देखो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने से पहले किसी और को पता चल जाए और वो मेरे रास्ते में रुकावटें पैदा करने लगे। ऐसा नहीं होगा। मेरा मन मेरे बेटे को, मेरा मतलब है हमारे बेटे को लेने के लिए स्वीडन जा रहा है तो रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। बोलो ना मन, तुम कब जा रहे हो? कुंती, जहां इतने बरसों तुमने उसका इंतजार किया है, थोड़ा सा और इंतजार कर लो। क्या कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है। हाँ मन, मैंने अपने बेटे के बिना इतने साल कैसे गुजार दिए इस बात की हैरानी मुझे भी है, लेकिन अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। मन, सोचो जिस दिन तुम कर्ण से मिलोगे वो दिन कैसा होगा। शायद उसका चेहरा बिल्कुल तुम जैसा। नहीं, वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन तुम मुझे स्वीडन बुलाओगे और मैं अपने बेटे को गोद में उठाकर इंडिया वापस आऊंगी, उसी प्लेन में बैठकर जिसमें बैठकर वो स्वीडन गया था। मन, तुम सुन रहे हो ना? हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तो फिर बताओ बताओ तुम कब जा रहे हो? कुंती, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है मुझे वीजा के लिए दिल्ली जाना पड़े, स्वीडन एम्बेसी। लेकिन कुंती, मैं स्वीडन जाने से पहले तुम्हें फोन जरूर करूंगा, ठीक है? बाय बाय। अरे मनस्वी भाई, कौन जा रहा है स्वीडन? वो मेरा एक दोस्त जा रहा है। अच्छा, मुझे लगा तुम जा रहे हो। मैं? अरे यार, मेरी कहाँ इतनी हैसियत कि मैं स्वीडन जा सकूं। भाई, मुझे तो वही डॉक्टर्स के क्लिनिक के चक्कर लगाने पड़ेंगे ऑर्डर्स के लिए, समझे? स्वीडन। आपको इस पर ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है नंदिनी जी। अरे ऐसे मौके की तलाश में तो लोग पूरी जिंदगी लगे रहते हैं, लेकिन उनको ऐसा मौका मिलता कहाँ है? ये आप क्या कह रहे हैं रघुनाथ जी? मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझिए नंदिनी जी। अगर आप ऐसा करेंगी तो हिंदुस्तान के हर अखबार में ये खबर होगी, चारों तरफ हलचल सी मच जाएगी और जिसका सारा श्रेय आप ही को मिलेगा नंदिनी जी। लेकिन वो न जाने किसका बेटा है, कौन उसका बाप है, हम उसे कैसे अपना सकते हैं? जब आप एक कंवारी माँ को अपनाने के लिए तैयार हो गई हैं, तो फिर बच्चे को क्यों नहीं? ठेठ भाषा में एक बात कहूं मैं आपसे, गुड़ खाने को तो आप तैयार हो गई, फिर गुलगुल्ले से परहेज क्यों, बताइए? लेकिन इसके लिए हमारा दिल नहीं तैयार हो रहा। तो अपने दिल को तैयार कीजिए ना। ये राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ने का एक अच्छा अवसर है। अरे इस अवसर को आप हाथ से ना जाने दें, बहुत अच्छा मौका है। रघुनाथ जी, आपको लगता है कि ऐसा करने से हमारा राजनीतिक कैरियर शुरू हो सकता है? शुरू? राजनीति में आपका दबदबा हो जाएगा नंदिनी जी, आपके काम की सराहना होगी, लोग आपके नाम के नारे लगाएंगे, फिर कोई भी पार्टी आपको हाथों हाथ लेगी नंदिनी जी, हाथों हाथ। लेकिन हमें किसी और पार्टी का टिकट नहीं चाहिए। अब इस प्रदेश में आप ही की सरकार है ना, हमें आप ही की पार्टी का टिकट चाहिए। अरे पार्टी का टिकट तो बहुत मामूली बात है नंदिनी जी। हम अपनी पार्टी की तरफ से आपका इतना प्रचार करवाएंगे, प्रसार करवाएंगे कि विपक्ष भी शर्मिंदा हो जाएगा। आपके राजनीतिक कैरियर में चार चांद लग जाएंगे। जनता दूर दूर से आपके दर्शन के लिए चल कर आएगी यहाँ। क्या सचमुच? अरे नंदिनी जी, बस ये हो जाए, फिर मैं आपको लेकर खुद एक जनसभा करूंगा, लोगों के सामने आपके इस महान कार्य का उल्लेख करूंगा। देखिएगा, जनता आपकी पूजा करेगी नंदिनी जी, पूजा। लेकिन रघुनाथ जी,
किसी को अगर ये बात पता चल गई कि ये सब हमने अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया है, तब क्या होगा? अरे नंदिनी जी, ऐसे कल्याणकारी कार्यों के लिए कोई पूछताछ नहीं करता। जब आदमी एक बार लोकप्रिय हो जाता है तो कोई भी उसकी बुनियाद में नहीं जाता कि उसने ये सब क्यों किया, किसके लिए किया। आपको तो सिर्फ अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। रघुनाथ जी, कभी कभी तो हमें लगता है कि हम अपने राजनीतिक भविष्य की खातिर अपने बेटे की बलि चढ़ा रहे हैं। अरे नंदिनी जी, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है। अब आपको अपने लड़के की शादी किसी न किसी लड़की से तो करनी ही है, फिर ये क्यों नहीं? ये तो कल्याणकारी और प्रगतिवादी सोच है। एक कुंवारी माँ को अपनाना, उसके बच्चे को अपने वंश का नाम देना, यही तो योग्यता बनेगी। और इसी योग्यता के बल पर आप कहां से कहां पहुंचेंगी, सोचा है आपने? कहीं आप हमें सपना तो नहीं दिखा रहे? सपना? अरे मैं तो आपका सपना पूरा होते देख रहा हूं नंदिनी जी। मैं कई सालों से राजनीति में हूं, बहुत उठापटक देखी है मैंने, लेकिन ऐसा तीर आज तक किसी भी नेता के हाथ नहीं लगा है। सोचिए, अगर अपना ये तीर निशाने पे लग गया तो आपकी जगह यहां नहीं, दिल्ली में बैठेंगी, पार्लियामेंट के भीतर। समझ रही है ना आप? जी नंदिनी जी, ये जनता बड़ी भोली भाली है और इनका भोलापन ही हमारी इन कुर्सियों का श्रृंगार है। ये खेत के किसान, मजदूर, अध्यापक और ये मध्यम वर्गीय लोग, इनकी आंखों के सामने कल्याण की कोई चमक होनी चाहिए, फिर ये उसी के पीछे हो लेते हैं। और ये कल्याण की चमक, इस चमक के आगे मुझ जैसा पार्टी अध्यक्ष बौना है। कोई औकात नहीं है मेरी, कोई औकात नहीं। पर रघुनाथ जी, ये कल्याण तो हमारा दिखावा है, ये तो आप जानते हैं ना। यही तो राजनीति है नंदिनी जी, यही राजनीति है। यहाँ सिर्फ दिखावा ही चलता है, असलियत से किसी को कुछ लेना देना नहीं, किसी को नहीं। ये राजनीति हर किसी के बस की बात नहीं है, ये एक मुश्किल खेल है। यहाँ सच और झूठ, न्याय अन्याय, पाप पुण्य, सच पूछिए तो इनका कोई स्थान ही नहीं है। यहाँ सब मिलाकर खिचड़ी पकाते हैं और खिलवाते हैं। रघुनाथ जी, आपकी बातों ने हमें इस लायक बना दिया है कि अब हम निश्चिंत होकर रोहित के सवाल का जवाब दे सकते हैं। नंदिनी जी, आप निश्चिंत होकर कुंती और उसके बेटे को अपनाइए। ये मौका आपके पास खुद चल कर आया है। यदि कोई दिक्कत हो तो दत्तक ले सकती हैं लड़के को। लड़के को गोद ले लीजिए, तब हम सबसे ये भी कह सकते हैं कि एक लावारिस, बेसहारा, अनाथ बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए आपने उसे गोद लिया है। अगर रोहित, हमारा बेटा, उस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार है तो हम उस बच्चे को अपना नाम भी दे सकते हैं। महान आदर्श की ज्योति आपके हाथ लगी, इस ज्योति की रोशनी से पूरा देश चमकेगा। और नंदिनी जी, यही मौका है महान बनने का, महान बनने का नंदिनी जी। अब मैं किसी भी कीमत पर यह मौका गंवाना नहीं चाहता हूं, इसलिए तो मैंने वकील साहब को भी बुला लिया है। लेकिन अचानक आपके इस फैसले की वजह क्या है सूरजमल जी? लेखा जी, ये फैसला तो हमने बहुत पहले ले लिया था, लेकिन मैंने सोचा था कि आश्रम की औरतों की दूसरी व्यवस्था हो जाए, बाद में हम उन्हें वहां से हटा देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? अब आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि सरला ने मेरी पोजीशन को खुलेआम चुनौती दी है। ये भूल गई कि जो बना सकता है बिगाड़ना भी जानता है। हमारे ही आश्रम के टुकड़ों पर पलने वाली एक औरत हमें आंखें दिखाती है। आप अपनी पर्सनल व्यक्तिगत रंजिश की वजह से पूरे आश्रम की औरतों को बेदखल कर देना चाहते हैं। ये पर्सनल रंजिश नहीं है लेखा जी, पूरे ट्रस्ट की बात है। ट्रस्ट के चेयरमैन पर हाथ उठाकर उसने पूरे ट्रस्ट की बेइज्जती की है। सूरजमल जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। आप समझते क्यों नहीं? आज उसने सूरजमल जी पर हाथ उठाया, कल वो किसी पर उठा सकती है। ऐसी बदतमीज और निर्लज औरतों के हाथों में हम अपना आश्रम सौंप देंगे?
सरला जी ने ये बहुत गलत किया है और अब उन्हें इस बात की सजा मिलनी चाहिए। तो आप इस बात की सजा सरला जी को दें, उसके लिए सारे आश्रम को बंद कराने का फैसला क्यों कर रहे हैं आप लोग? अब वो आश्रम हमारे किसी काम का नहीं रहा। मिस्टर कृष्णा, ये इतनी आसान बात नहीं है। इस आश्रम में रहने वाली हर एक औरत का जब तक कोई दूसरा बंदोबस्त नहीं होता, तब तक इस आश्रम से आप किसी भी औरत को नहीं निकाल सकते। वाह लेखा जी, ये आश्रम इसलिए नहीं बनाया गया था कि हम पूरी जिंदगी उन आश्रम की औरतों की सेवा करते रहे। हमने कोई उनका ठेका नहीं ले रखा है। आश्रम बंद होने के बाद वो औरतें कहां जाती है, क्या करती है, कहां रहती है, ट्रस्ट को उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको यही करना था तो आप इस आश्रम को उसी दिन बंद कर सकते थे जिस दिन आप इस आश्रम के चेयरमैन बने थे। सही कहा आपने लेखा जी, यही गलती हो गई ना मुझसे। उस आश्रम को चलाने के पीछे जो सद्भावना थी, समाज सेवा थी, हमें पता नहीं था कि उसकी वजह से आश्रम की इतनी बदनामी हो जाएगी। लोग हमें पूछते ये आश्रम है या गंदगी का ढेर। आश्रम का तो कोई नियम कानून रह ही नहीं गया है और इन सब की जिम्मेदार सरला जी है। इतने सालों से कुंती जैसी लड़कियां वहां रह रही है, आज तक उन्हें निकाला क्यों नहीं गया? आश्रम में कौन आता है, कौन जाता है, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सरला की लापरवाही की वजह से एक बार आश्रम में पुलिस आई थी। ऐसे तो बहुत मामले हैं, लेकिन मैं इस वक्त गिनाना नहीं चाहता। वकील साहब जी, आप लीगल नोटिस तैयार करके उन लोगों को भेज दीजिए कि 2 महीने के भीतर वो आश्रम छोड़कर चले जाए। ठीक है, मैं आज ही नोटिस तैयार कर देता हूँ। लेकिन सूरजमल जी, 2 महीने का टाइम कुछ ज्यादा नहीं है। मैं 2 महीने का वक्त दे रहा हूं, उसके पीछे मेरी इंसानियत है। देख लिया लेखा जी आपने, इतना सब होने के बाद भी मैं इंसानियत निभा रहा हूं। वरना मैं चाहता तो एक ही दिन में धक्के मारकर उनको आश्रम से बाहर निकाल देता। आप उन्हें 2 महीने का वक्त दे रहे हैं, ये आपकी इंसानियत नहीं, आपकी मजबूरी है। क्योंकि बिना लीगल नोटिस दिए आप किसी को इस आश्रम से निकाल नहीं सकते। लेखा जी, आपको मालूम नहीं, शायद आपने इस ट्रस्ट का संविधान ठीक से पढ़ा नहीं है। इस संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि ट्रस्टीज जब भी चाहे बहुमत के साथ आश्रम को बंद करने का फैसला ले सकते हैं। बहुमत से? यस, बहुमत इस वक्त हमारे साथ है। जो ट्रस्टीज यहां मौजूद है वो हमारे साथ है। जो ट्रस्टीज किन्हीं कारण से नहीं आ पाए, उन्होंने भी सहमति जताई है। पिनाकिन जी सूरजमल जी, पेपर लेखा जी को दिखाइए जिसमें सभी ट्रस्टीज ने सिग्नेचर किए। ये लीजिए, देखिए। अब तो आपको तसल्ली हो गई ना लेखा जी, आश्रम हटाने का फैसला सिर्फ मेरा नहीं, सभी ट्रस्टीज का है। अब तो आप अकेली रह गई लेखा जी। आपको तो शायद पता होगा कि बहुमत के सामने एक अकेले का विरोध कोई मतलब नहीं रखता। शायद आपको वो पुरानी कहावत याद होगी, अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता। वकील साहब, आप अपना काम शुरू कीजिए।